बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग है, लॉज ऑफ एडिशन। ठीक है, अगर दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर आपको वेक्टर्स गिवन है, फॉर एग्जांपल 2 वेक्टर्स गिवन है अगर आपको, तो किस तरह से आप उनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे लॉज ऑफ एडिशन। तो इसी में दोस्तों पहला जो लॉ है वो है ट्रायंगल लॉ। पहला जो लॉ है वो है ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है दोस्तों, तो ये जो लॉ है दोस्तों बहुत ही बेसिक और बहुत ही फंडामेंटल लॉ है वेक्टर्स के बारे में। ये जो है दोस्तों वेक्टर्स के एक्चुअली ये फंडामेंटल और बेसिक पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सिंपल अलजेब्रा में आपको अगर 2 + 3 दिया हो तो आप 5 ही लिखते हो ना इसे। ठीक है, तो इसी तरह से दोस्तों ये जो है वेक्टर अलजेब्रा में उसके लिए बहुत ही बेसिक और बहुत ही जो है फंडामेंटल लॉ है। तो इसको हम देखेंगे। तो दोस्तों ये जो वेक्टर है कोई, ये जो है ए वेक्टर है। ठीक है, और ये यहाँ पे कहीं पे बी वेक्टर है। ठीक है, तो ये 2 वेक्टर्स आपको गिवन है। ठीक है, तो आपको दोस्तों इसका जो है रिजल्टेंट निकालना है, यानी कि इन दोनों का नेट इफेक्ट निकालना है आपको। इन्हें जो है आपको जो है अगर इनका सम करना हो तो आप कैसे करोगे और क्या जो रिजल्टेंट होगा वो किस तरह से हम इनके साथ डील कर सकते हैं, वो सब हम इस ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में देखेंगे। तो दोस्तों ये वेक्टर है, मैं इसको अगेन मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी लेंथ आपको बड़ी दिख रही होगी क्योंकि, लेकिन ये जो है आप लेंथ को सेम ही समझिए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमें बड़ा बनाना होगा। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। ठीक है, अभी इनका मैग्नीट्यूड सेम ही है, तो ये ए वेक्टर। ठीक है, और दोस्तों इसको मैं ऐसे करके यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, इसके हेड से इसका टेल जो है मिलाएंगे अपन। ठीक है, तो ये हो गया बी वेक्टर। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है दोस्तों ये बेसिक रूल है, लॉ है। ठीक है, तो इसका जो टेल है, इसका टेल जो है इसके हेड से मैच कराएंगे और यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे और ये होगा सी वेक्टर, इसका जो है इन दोनों का रिजल्टेंट। ठीक है दोस्तों, अगर ये 2 वेक्टर आपको गिवन है इस तरह से, तो इनका अगर रिजल्टेंट आपको निकालना है तो आप इस वेक्टर को ड्रॉ करके इस वेक्टर का टेल इसके हेड से मैच मिलाइए और इस तरह से ड्रॉ करिए और इसके टेल से इसके हेड तक एक वेक्टर ड्रॉ करिए। तो इस तरह से जो आपको ये अरेंजमेंट मिला है, आप इसमें लिख सकते हो सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो दोस्तों ये वेक्टर एडिशन और वेक्टर एडिशन का जो है बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल रूल है। तो ये जो है दोस्तों हो सकता है आपको थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा हो, लेकिन हम इसे डिटेल में समझेंगे, आपको फिक्र नहीं करनी। ठीक है, तो आप 10 सेकंड से देखिए सही से, फिर उसके बाद हम जो है डिस्कशन आगे करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ए और बी आपको गिवन है, इनका आपको रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। तो सी वेक्टर जो होगा वो इनका रिजल्टेंट होगा, जिसको हमने ड्रॉ किया यहाँ से, और सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये दोस्तों एक वेक्टर एडिशन के तौर पे एक हमने एक्सप्रेशन लिखा है। ठीक है, तो अभी देखते हैं दोस्तों थोड़ा सा डेली लाइफ में हमसे जो हमने अपने देखा ही होगा कि हर चैप्टर में जो भी चीज़ें गिवन है हम उन्हें डेली लाइफ से जो है जोड़ के देखते हैं। तो डेली लाइफ में दोस्तों इस चीज़ को आप कैसे फील कर सकते हो। ठीक है, तो अभी देख रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों इसका जो एक सिंपल केस ले रहे हैं हम, अगर दोनों वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ये थोड़ा सा एक सिंपल सा केस है। ठीक है, ये आसानी से
समझ में आ जाएगा। तो ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर था, ठीक है दोस्तों। ए वेक्टर की जगह मैं यहाँ पर डेली लाइफ में समझने के लिए मैं यहाँ पे फोर्स वेक्टर F1 ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे फोर्स वेक्टर F2, ठीक है। तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट हुआ कोई F, ठीक है दोस्तों। ये और इन दोनों के बीच में जो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो दोस्तों डेली लाइफ में आप एक बहुत ही आसानी से एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो वो एक्सपेरिमेंट एक्चुअली आप एक टेबल पे बनाइए और मैं उस टेबल का यहाँ पर, ठीक है, उस टेबल का यहाँ पर टॉप व्यू यानी आप ऊपर से देखोगे तो कैसा दिखेगा वो मैं आपको यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। जैसा कि हम ऑलवेज ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो F1 वेक्टर है आपका उसे मैं यहाँ पर ड्रॉ कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये जो वेक्टर है आपका F1 वेक्टर F1, ठीक है, F1 और ये वेक्टर दोस्तों इसको F2 बुलाया हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों अगर कोई टेबल है तो इन दोनों वेक्टर्स को आप ज्वाइन करिए यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ और ये दोस्तों डार्क स्पॉट है, आप इसे समझिए एक छोटा सा मास है। फॉर एग्जांपल ये एक 100 ग्राम का मास है, ठीक है। तो आप इस पर दोस्तों F1 लगाइए, यानी कि ये जो दोस्तों F1 है ये F2 है, ये F1 है ये F2 है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये F2 है दोस्तों, ये एक फ्री वेक्टर है। तो इस वेक्टर को मैंने यहाँ से उठा के और इधर रख दिया है, ऐसे रख दूँ अगर तो इसी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये वही है। तो दोस्तों ये एक मास है, फॉर एग्जांपल 100 किलोग्राम या 100 ग्राम या 1 किलोग्राम का है, ठीक है। 1 किलोग्राम का आप समझ सकते हैं इसको 1 kg, ठीक है, ये 1 kg है। तो इस पे आप फोर्स लगा रहे हो, फोर्स उतना लगाना जितना फोर्स जो है ये मूव कर सके, ठीक, कोई भी अमाउंट हो सकता है, ठीक है दोस्तों। इसमें अगर आप जो है F1 अगर F1 और F2 को केस 1 अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1 F1 = F2, ठीक है। तो दोस्तों ये मैं टॉप व्यू बना रहा हूँ, उसका जो एक्सपेरिमेंट आप अगर चाहो तो टेबल पर रख के कर सकते हो। तो दोस्तों आप ऐसा करिए, ये जो F1 है यानी कि जो ये F1 वेक्टर है, यानी कि आप यहाँ पर जो भी एक स्ट्रिंग या कोई रस्सी से बांधोगे उसी तरह से इधर भी एक रस्सी से बांधोगे। अगर जितना इधर आप खींचोगे इसे उतना ही पुल अगर आप इधर लगा रहे हो, ठीक है, तो ये आप देखोगे कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इधर दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इधर यहाँ तक, ठीक है, 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर डिस्टेंस से ट्रेवल करता है, तो दोस्तों ये इधर भी 1 मीटर या 1 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसको मैच कराओगे, ठीक है, तो ये और इसका जो है यहाँ से आप इसको इस ये जो कॉमन पॉइंट है इसको मिलाते हुए आगे ड्रॉ करोगे, ये जो वेक्टर होगा दोस्तों ये F वेक्टर होगा। यानी कि ये जो है, ठीक है दोस्तों, अगर ये एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा तो इसका मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से आप दोबारा इस पर फोर्स अप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये दोस्तों ये हो गया दो, तो ये भी दोस्तों फोर्स बराबर है यानी बराबर ट्रेवल कर रहा है, तो ये भी 2 होगा। तो दोस्तों ये मास आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से दोस्तों आप देख रहे हो कि ये 2 है और ये भी 2 है। तो ये जो एंगल बनेगा, ये ट्रायंगल जो बनेगा ये वाला, तो इसमें इसके अंदर जो ये वाला एंगल होगा ये वाला ये होगा 45, क्योंकि आप लिख सकते हो tan थीटा बराबर 2/2 यानी 1 थीटा = 45। ये हम ट्रिग्नोमेट्री में आपको बता चुके, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स है इसका, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का, ये F जो है रिजल्टेंट है। और ये दोस्तों इस केस में क्योंकि F1 = F2 है, तो इसलिए सीधा जो है नॉर्थ ईस्ट
जो डायरेक्शन है उस पर जा रहा है, क्योंकि 45 डायरेक्शन है। और लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि अगर जो है ये 45 पर जा रहा है, यानी दोनों के बीचों बीच जा रहा है, तो आप कह सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल केस है। अगर मैंने आपको दिखाया है कि ये जो है वेक्टर बार यहाँ पे रख दो, अगर F2 को यहाँ से अगर मैं इसे मिटा दूँ, ये हटा दिया मैंने यहाँ से F2, और मैंने इसे यहाँ पे रख दिया F2 को, तो ये क्या है, ये जो है F1 F2 का रिजल्टेंट है दोस्तों। वही पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो, F1 F2 और F इन दोनों का रिजल्टेंट है। और एंगल जो है F1 का F2 F का F1 के साथ 45 डिग्री है। ठीक है, तो ये सीधा इसी लाइन पे चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने फोर्स इधर अप्लाई किया था और एक इधर भी अप्लाई किया था, लेकिन जो पार्टिकल है वो इस तरह से ट्रेवल कर रहा है, यानी कि F1 और F2 का नेट इफेक्ट है वो F है। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं इसका रिजल्टेंट। ठीक है, तो आई थिंक जो ट्रायंगल लॉ है आपको अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर आप जो है डेली लाइफ की तरह 1 2 3 इस तरह से डील नहीं कर रहे, आप यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटीज के साथ डील कर रहे हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप दोस्तों यहाँ पे अगर आप चाहो तो कोई अदर भी ले सकते हैं, 1 = 2 F2, तो ये सब करके आप देख सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर जो हम डिस्कशन कर रहे थे, जैसे ये दोस्तों एक 3 4 और 5 ये ठीक है, ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, और ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो दोस्तों 3 और 4 का जो रिजल्टेंट होगा, 3 और 4 का जो रिजल्टेंट होगा, वैसे अगर 3 अगर जैसे डेली लाइफ में 2 और 3 को जोड़ते हैं, इसी तरह 3 और 4 को जोड़ दो, ये दोस्तों 7 हो गए। लेकिन अगर 3 और 4 का ये है सिंपल अलजेब्रिक सम। ठीक है, लेकिन दोस्तों 3 और 4 का अगर तुम्हें वेक्टर सम चाहिए तो 7 नहीं होगा। ठीक है, 3 और 4 का वेक्टर सम 7 नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये है एक्सप्लेनेशन ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन दोस्तों, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स जो है वो दोस्तों ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पर ही बेस्ड है। ठीक, तो ये जो है दोस्तों आप समझ सकते हो कि स्पेस में बहुत सारे वेक्टर्स हैं, इसी प्लेन में बहुत सारे वेक्टर्स हैं। इन्हीं वेक्टर्स से एक हम यहाँ पे जो है एक इस तरह से कोई भी रैंडम पॉलीगन ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो एक वेक्टर को पकड़ के हमने जो है इस तरह से ए वेक्टर बनाया है। ठीक है, इसको आप ए बोल दो, इस वेक्टर को ए बोल दो। ठीक है, इस पॉइंट को बी बोल दो, तो ये जो वेक्टर होगा इसको हमने बी बोल दिया। इस पॉइंट को सी बोल दो, तो ये जो वेक्टर होगा हमने इसे सी बोल दिया। ठीक है, इस पॉइंट को आप बी बोल दो। ठीक है, इस पॉइंट को आप ई बोल दो, तो ये जो वेक्टर होगा इसको हम डी बोल दे रहे हैं। ठीक है, ये दोस्तों एक रैंडम फिगर है। ठीक है, थोड़ा सा सही बना देना। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसको लिख दे रहे हैं वेक्टर ई। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वेक्टर ए बी सी एंड डी वेक्टर अगर आपको गिवन है तो आप इन चारों वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्स ऑफ वेक्टर्स एडिशन। ठीक है, तो आप जो है दोस्तों इस 4 वेक्टर्स आपको गिवन है जो कि पॉलीगन फॉर्म कर रहे हैं, तो इनका आप जो है रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम दोस्तों वही ट्रायंगल लॉ यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद कंक्लूड करेंगे कि अब पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप एक वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, तो दोस्तों ये जो वेक्टर है ये वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर के अकॉर्डिंग अगर हम इसे डील करें तो आप इसे लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, जैसे ये जो फिगर है इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, तो आप इसे अगर ये ए है,
ए बी है तो आप इसे क्या लिखोगे, सी वेक्टर। ठीक है, इसी तरह से मैंने जो सी वेक्टर होगा वो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक, तो ये जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमने यहाँ लिखा है। अगेन आप यहाँ से एक वेक्टर इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, इसको आप देखोगे ये वेक्टर और ये वेक्टर है तो आप इसे लिखोगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, अभी दोस्तों आप ट्रायंगल देखिए ए डी ई। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो दोस्तों इसमें आप लिख सकते हैं ए वेक्टर और प्लस ए वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इक्वल टू ई वेक्टर। ठीक है दोस्तों, ई वेक्टर। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इस ये जो दोस्तों एक्सप्रेशन है आपने जो लिखी है इस तरह से, ये जो एक्सप्रेशन आपने लिखा है तो ये लिखा है दोस्तों ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इससे आप कंक्लूड कर सकते हो पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो ये कंक्लूजन ये है दोस्तों कि ये जो वेक्टर है ई, यानी कि ए बी सी प्लस डी इक्वल टू ई वेक्टर। ठीक है, इसका मतलब ये होगा दोस्तों ये साइड अगर पॉलीगॉन की ये है ये है ये है और इसी जो वर्टेक्स से ये साइड जा रही है, यानी कि इसको आपको अपोजिट ऑर्डर में रख कर इसके इस टोटल एक्सप्रेशन के इक्वल रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आप देख सकते हो कि ये जो डायरेक्शन है यहाँ से हमने ड्रॉ किया यहाँ तक, यहाँ से हमने ड्रॉ किया यहाँ तक, यहाँ से हमने ड्रॉ किया ये वेक्टर और इसका डायरेक्शन भी यही है, यहाँ से हमने यहाँ ड्रॉ किया इसका डायरेक्शन भी यही है। ठीक है, लेकिन यहाँ से हमने ऐसे ड्रॉ किया और इसका डायरेक्शन ये है। तो दोस्तों ये वाला जो इसका साइड है और ये वाला जो वेक्टर है जिसका डायरेक्शन जो है इस ऑर्डर में नहीं है, क्योंकि ये जो ऑर्डर है वो इस तरह से चल रहा है, इस ऑर्डर के अपोजिट ऑर्डर में यहाँ पे आप रखोगे। ठीक है, तो ये जो है पूरा का रिमेनिंग 4 वेक्टर्स हैं, इनका जो रिजल्टेंट होगा इसके बराबर होगा। तो ये है दोस्तों पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो दोस्तों इसी के बेसिस पर आप यहाँ पे एक क्वेश्चन भी देख सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको ये था, आपको ये गिवन है कोई पॉलीगॉन ठीक है, ये ए बी सी डी ई एफ। ठीक है दोस्तों, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है। तो इस तरह से दोस्तों वेक्टर्स को अरेंज करके ये बनाया गया है। अगर ये वेक्टर ए है, ये बी है, ए सी है और ये डी है और ये ई है तो ये एफ है। तो दोस्तों आप इन सब में एक एक्सप्रेशन इस तरह का दिखाइए कि जो सब वेक्टर्स को रिलेट करता हो, या आप जो है ए वेक्टर बी और सी डी ई का रिजल्टेंट पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग यहाँ से लिख कर दिखाइए। आपको जो है 10 सेकेंड टाइम है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आप चाहो लिख सकते हो यहाँ से दोस्तों, जिस तरह से अभी हमने आपको बताया था कि ये जो ऑर्डर है उस ऑर्डर के जो है ये अपोजिट ऑर्डर है। तो यहाँ से अभी दोस्तों हम देखेंगे, यहाँ से आप लिख सकते हो, यहाँ से आप यहाँ से चलेंगे। ठीक है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए सी दोस्तों ए बी। ठीक है, ए बी। ठीक है, यानी ये बी सी यानी कि इसका ये वाला लेटर यहाँ पे और इसके बाद आगे वाला। ठीक है, ये वाला लेटर यहाँ पे, इसके बाद आगे वाला यानी डी प्लस डी के आगे वाला ई। ठीक है, ये वाला वेक्टर हो गया। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों ई के बाद एफ। ठीक है, यहाँ तक आ गए। ठीक है, तो ये जो दोस्तों अगर इसके बाद आप लिखते तो आप लिखते ई एफ, तो या एफ यहाँ आ जाएगा, एफ के आगे ए है। ठीक है, तो आप दोस्तों इस पॉइंट से आए और यहाँ तक आ गए। ठीक है, तो अगर आप लिखोगे
पॉइंट ए से स्टार्ट हुई थी ए तक आ गई, यानी कि आप एक जो है क्लोज्ड फिगर को कवर कर चुके हो। तो आप दोस्तों चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 0, ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे 0। लेकिन अगर आप देखो ए बी वेक्टर जो है कि मैंने ए वेक्टर, ठीक है दोस्तों, ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये यही का इसी से हम यहाँ पे लिख रहे हैं, मेन चीज़ ये है। और आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, क्योंकि ये जो है इसमें आपको ऑर्डर समझ में आ जाएगा। बी सी को लिख सकते हो आप बी वेक्टर, और सी डी को लिख सकते हो आप सी वेक्टर, इसको लिख सकते हो आप डी वेक्टर, इसको लिख सकते हो आप ई वेक्टर, ठीक है, प्लस दोस्तों आपको गिवन है ए एफ वेक्टर। तो एफ ए वेक्टर आप कैसे निकाल सकते हो दोस्तों, अभी हमने एक पॉइंट बताया था आपको, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो आप इसी तरह से यहाँ पर लिख सकते हो ए एफ, ठीक है, तो आप एफ ही लिख सकते हो, तो यानी माइनस एफ वेक्टर इक्वल टू 0। तो अगर आप इसको यहाँ पर लेके जाओगे तो ये प्लस का वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम मिटा के लिख दे रहे हैं इक्वल टू एफ वेक्टर, ठीक है दोस्तों, ये भी वही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो लास्ट का जो ये इसकी साइड है, इसको हमने वहाँ पे लिख दिया, बाकी सब ऐड कर दिया, तो ये इसका रिजल्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नंबर 2 की फॉर्म में देख सकते हैं। ये अगर एक रेक्टेंगल या स्क्वायर है, ए बी सी डी, और ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ठीक है, और ये जो है वेक्टर है डी। तो आप जो है ए बी सी डी में एक एक्सप्रेशन लिखिए, या ए बी सी का एक रिजल्टेंट यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो कुछ से, ठीक है, इसी तरह से, ठीक है। तो दोस्तों ये है पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस, जो कि बेस्ड है ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, फोर्स ऑटोमेटिकली एक वेक्टर ही है। तो फोर्स ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बोलिए आप इसको, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पर ही बेस्ड है ट्रायंगल लॉ ऑफ पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर आप इसको कह सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट है, हाँ लॉ ऑफ एडिशन में ही है, नेक्स्ट है पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट है पैरालेलोग्राम तो नेक्स्ट है दोस्तों थर्ड पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ एडिशन दोस्तों, एडिशन जो है वेक्टर्स का एडिशन है, ठीक है, हम यही पढ़ रहे हैं आप। तो दोस्तों इसको जो पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है, इसको हम किस तरह से जो है फॉर्म करते हैं, किस तरह से जो है इसका स्टडी करते हैं, वो आप यहाँ पे देखिए दोस्तों। ये एक वेक्टर आपको गिवन है बी वेक्टर, और ये कहीं पर आपको ये पड़ा हुआ है ई वेक्टर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों इन दोनों को आप ज्वाइन करिए इस तरह से, ये आपको गिवन था, ठीक है। तो आप यहाँ पे थोड़ी सी लेंथ दोस्तों अगर बढ़ जाए तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसे ही बड़ा बना देता जगह कम पड़ जाती, ठीक है। वही वेक्टर है ये ए वेक्टर, और दोस्तों ये जो गिवन है आपको बी वेक्टर, उसको ए वेक्टर की टेल और बी वेक्टर की टेल को आपस में मिला के रखना है, बी वेक्टर, ठीक है। अब दोस्तों इसको पैरालेलोग्राम बनाना है, तो इसके बराबर ही यहाँ से एक इस तरह से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, और यहाँ से भी इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अगर इसी लाइन पर वेक्टर ए को यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दूँ, अगर ए वेक्टर, और ये दोस्तों हो जाएगा बी वेक्टर, ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया ए वेक्टर, और ये हो गया ये हो गया बी वेक्टर, और ये हो गया ए वेक्टर। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो
कि यहाँ पे ई वेक्टर 2 बार लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों ये केवल इसका पैरेललोग्राम फॉर्मेशन के लिए है। ये वेक्टर जो 2 बार लिखा दिखाई दे रहा है आपको, ई वेक्टर, ये एक समय पर एक ही पोजीशन पर है, 2 पोजीशन पर नहीं है, ठीक है। तो ये दोस्तों दोनों के बीच का जो एंगल है आप इसको थीटा लिखिए, ठीक है। और ये जो 2 वेक्टर है, अभी हमने ट्रायंगल लॉ के सेक्शन में समझा था। अगर यहाँ से मैं ड्रॉ करूँ, ठीक है, यहाँ से मैं दोस्तों अगर इसको ड्रॉ करूँ तो ये जो वेक्टर है, आई थिंक द फिगर इज नॉट वेरी क्लियर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा क्लियर बना ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये जो है बी वेक्टर है, बी वेक्टर है। तो ये जो वेक्टर है दोस्तों, इसको आप लिख सकते हैं रिजल्टेंट ऑफ ए और बी, यानी आर वेक्टर, ठीक है। तो ये एंगल हो गया ए और बी के बीच में थीटा, और रिजल्टेंट और ए के बीच में जो है एंगल हो गया अल्फा। तो दोस्तों यहाँ से हमें आर कैलकुलेट करना है, ठीक है। आर कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हम कुछ अरेंजमेंट करेंगे कि ये जो है यहाँ से एक परपेंडिकुलर जो है ए वेक्टर की डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे यहाँ से, ठीक है, 90 डिग्री हो गए, ठीक है। और ये जो दोस्तों वेक्टर है, इस वेक्टर की लेंथ इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो आर वेक्टर है, ठीक है, ये जो दोस्तों आर वेक्टर है, इसको हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ अगर चाहो तो आप लिख सकते, अगर ट्रायंगल लॉ से आप चाहो, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से आप लिख सकते हैं आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं कहूँ इसको ए है, ये पॉइंट ए बी है, ये सी है, और ये डी है, और ये ई है, ठीक है। तो इसमें ये दोस्तों बी है, ये भी बी है, ठीक है। पर इसी के साथ, इसी वेक्टर के साथ, इसी वेक्टर की लाइन है, इसके साथ ये एंगल जो थीटा बना रहा है, तो ये एंगल भी थीटा हुआ दोस्तों, ठीक है। ये जो वेक्टर है, यानी वेक्टर की जो लेंथ है दोस्तों, तो ये जो लेंथ है बी के मैग्नीट्यूड को शो कर रही है। तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया था कि बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू बी होगा, ठीक है। तो ये अगर थीटा है, ठीक है, तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा लिखने की ट्राई करोगे, तो बी ई, जैसे यहाँ पर मैं लिखूँ कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे दोस्तों, बी ई अपॉन बी सी। तो बी ई हमें पता नहीं है, अगर बी ई कैलकुलेट करना है तो इतना हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो कि बी सी की वैल्यू दोस्तों बी है, ठीक है, बी सी की वैल्यू बी है। तो दोस्तों बी ई बराबर बी कॉस थीटा, ठीक है, बी ई बराबर बी कॉस थीटा, और हम इसे मिटा दें यहाँ से। तो बी ई को ले लेंगे हम, बी ई को यहाँ से यहाँ तक बी कॉस थीटा। बी जो है दोस्तों वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। इसी तरह से आप लिखिए साइन थीटा इक्वल टू, क्योंकि हमें ये अननोन साइड्स पता करनी है, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर होगा सी ई अपॉन बी सी। तो सी हमें पता करने का है, तो बी सी साइन थीटा हो जाएगा, और बी सी दोस्तों आपको गिवन है बी साइन थीटा के बराबर, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक, तो दोस्तों ये हो जाएगी बी साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू है बी साइन थीटा होगी, ठीक है। दोस्तों इसको हम मिटा दे रहे हैं। ये सब हम दोस्तों कर रहे हैं कि आर की जो है एक वैल्यू हमें पता चल पाएगी, आर क्या हो सकता है, ठीक है, एक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो दोस्तों ये ट्रायंगल है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल ए ई सी में, ट्रायंगल ए ई सी में आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। तो आप लिखोगे ए सी स्क्वायर इक्वल टू सी ई स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर, ठीक है।
ए सी स्क्वायर इक्वल टू ओके ए सी स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है दोस्तों, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर आपको पता है आर है, ठीक है। तो दोस्तों जिस तरह से आर वेक्टर को भी आप लिख सकते हो, ठीक है, मोड ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू आर, मोड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू ए, ठीक है, ये जो है इस तरह से लिख सकते हो। तो ये जो दोस्तों स्क्वायर है, स्क्वायर का ये जो ए सी स्क्वायर है दोस्तों, तो यहाँ पे आप समझ ही रहे हो कि हम मैग्नीट्यूड में डील कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा ई सी एंड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख दो बी साइन स्क्वायर सी साइन थीटा होल स्क्वायर ई ए। तो दोस्तों ई ए यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हो ए बी प्लस बी ई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों आप लिखोगे आर स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको दोस्तों ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है उससे ओपन कर देंगे ब्रैकेट को, ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस 2ab इंटू बी ई, ठीक है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ए बी स्क्वायर यानी कि ए बी का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर, यानी ये है, यहाँ से पकड़ेंगे इसको, ठीक है। बी ई यानी बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, ए बी मीन से बी कॉस थीटा दैट मीन्स बी, ठीक है। तो दोस्तों आप लिखोगे यहाँ से फाइनली आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, दोस्तों यहाँ से और यहाँ से अगर बी स्क्वायर कॉमन लेके हम यहाँ लिखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो दोस्तों ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वालिटी है और इसको जो है आप लिख सकते हैं 1 के बराबर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। ये दोस्तों हमने 1 कर दिया, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों ये जो है रिजल्टेंट का है, रिजल्टेंट की आप वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो और रिजल्टेंट के लिए एक एक्सप्रेशन है। तो दोस्तों आप इसे 5 सेकंड देखिए, फिर उसके बाद हम इसे मिटा के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, हाँ तो ये था दोस्तों रिजल्टेंट जो कि अभी आपने देखा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर ए इस तरह से 2 वेक्टर गिवन है ए और बी और ये एंगल थीटा है, इनका जो रिजल्टेंट है आर वो इस तरह से दिया जाता है, ठीक है। और दोस्तों ये जो फॉर्मेशन अभी हमने यहाँ पे ड्रॉ की थी, तो इसके अंदर ए बी सी डी ये था और यहाँ पे ई पॉइंट था, ये 90 डिग्री है और यहाँ से ये आर था, ये बी वेक्टर और ये ए वेक्टर, ये भी बी वेक्टर और ये ए वेक्टर, ये एंगल थीटा का इनके बीच में ये अल्फा था, तो ये भी थीटा हो गया था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से एक और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको पता करने का है कि जो है थीटा आपको पता ही है अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आपको दोस्तों ये जो फॉर्मेशन है इसमें आपको रिजल्टेंट और
जो है एंगल पता करने का है, ठीक है, रिजल्टेंट और एंगल पता करने का है। तो आपने दोस्तों रिजल्टेंट पता कर लिया है, ठीक है। तो अभी जो है दोस्तों आप एंगल को पता करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से अगर ये ट्राइंगल लें हम ACE, ठीक है, तो ये क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसके अंदर आप लिख सकते हो ट्राइंगल ACE, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आप लिखोगे tan अल्फा इक्वल टू CE अपॉन AE, नो डाउट आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे CE दोस्तों अभी कैलकुलेट किया था, ये जो होगा CE यहाँ पर लिख रहे हैं CE बराबर B साइन थीटा, ठीक है। तो CE बराबर B साइन थीटा अपॉन AE को लिख सकते दोस्तों आप AB प्लस BE, और दोस्तों BE ये भी कैलकुलेट किया था B कॉस थीटा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो B साइन थीटा अपॉन AB A प्लस B कॉस थीटा। ये दोस्तों एक्सप्रेशन है tan अल्फा के लिए। तो यहाँ से दोस्तों आपने रिजल्टेंट और एंगल यानी कि एंगल रिजल्टेंट का जो ए वेक्टर से बना रहा है, ठीक है। तो ए वेक्टर से बना रहा है, इसीलिए ए पर जो है दोस्तों ये एक इसके साथ कोई कॉस या साइन की टर्म नहीं है। तो आप यहाँ से ये पता कर सकते हो कि ये जो अल्फा है वो रिजल्टेंट ए वेक्टर के साथ बना रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये रिजल्टेंट के लिए एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम अभी जो है इसको थोड़ा डिकोड करके देखेंगे, तो इसे हम मिटा देंगे, ठीक है। इसको जो है सेकंड फेज में इसको जो डिकोड करेंगे, तो यहाँ पर इस तरह से दोस्तों अगर इस तरह से आपको गिवन है तो इसके लिए एक्सप्रेशन ये था। तो इसी दोस्तों हम मिटा दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा है। तो दोस्तों हम पहला केस ले रहे हैं कि इस तरह से केस नंबर 1 है कि दोनों जो वेक्टर हैं, यानी कि दोस्तों ये जो पॉइंट है यहाँ से वेक्टर ए है, ये है, ठीक है, ये वेक्टर है, यानी आप समझिए कि ये कोई फोर्स है जो इस पॉइंट पे इधर लग रहा है, ठीक है। तो और एक फोर्स अगर ये है दोस्तों ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इस पर जो नेट फोर्स है वो क्या होगा, ठीक है। और यही हमारा केस नंबर 1 है। अगर दोस्तों आप देखोगे तो थीटा इक्वल टू 180 हो गया, ठीक है। तो अगर केस नंबर 1, ठीक है, केस नंबर 1 थीटा इक्वल टू 180, ये दोस्तों एक्सट्रीम पोजीशन है, ये दोस्तों एक्सट्रीम पोजीशन है। और इसे आप समझ सकते हो दोस्तों इस तरह से कि कॉस, ये जो एक्सप्रेशन है R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। आपने अगर उधर देखा होगा, हमने टेबल के बारे में डिस्कशन किया था कि आपको बताया था कि इस तरह से जो है साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 30 साइन 30 कॉस 30 इस तरह की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू जो थी वो 1 थी, ठीक है। लेकिन अभी हम उस तरह से नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर हम इसी तरह से देखेंगे, ठीक है। ये जो है 180 जो एंगल है वो 180 है, ठीक है दोस्तों। तो हम लेंगे R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस 180 डिग्री, ठीक है। तो दोस्तों कॉस 180 डिग्री का जो वैल्यू है वो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, कॉस 180 प्लस, हम 180 का तो पता नहीं दोस्तों, 0 का जानते हैं ना। तो कॉस 180 प्लस 0 यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, या आप माइनस भी लिख सकते हो वहाँ पर, क्योंकि 180 की पर कोई इसका इफेक्ट नहीं होगा। कॉस 180 प्लस मैं 0 लिख रहा हूँ, कॉस 180 प्लस 0, यानी कि दोस्तों ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, यानी कि कॉस नेगेटिव होगा, क्योंकि उसमें केवल 10 पॉजिटिव होता है, यानी नेगेटिव का साइन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 180 है। तो ये रेशो जो है चेंज नहीं होगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू जो माइनस बनाएंगे, ठीक है। तो R बराबर होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इंटू -1। तो आप लिखोगे R स्क्वायर इक्वल टू -2AB। तो यहाँ से R स्क्वायर R इक्वल टू A प्लस A माइनस B का
होल स्क्वायर यानी आर स्क्वायर हो रहा हो तो आर बराबर लिखोगे ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, तो इसका दोस्तों नेट अब आप यहाँ से देख सकते हो कि ये जो भी हमने आपको दिखाया है कि अगर ए वेक्टर उधर है बी वेक्टर इधर है और दोनों के बीच का एंगल जो है 180 डिग्री है, तो ये जो है नेट जो इसका इफेक्ट होगा दोस्तों दोनों के अगर दोनों में से एक को यानी ए अगर वेक्टर बड़ा है तो ए में से अगर मैं बी अगर हम माइनस कर देंगे तो उसके बराबर होगा। आप इसे समझ सकते हो जैसे टग ऑफ बार का एक गेम होता है, आपने देखा होगा, उसमें एक रस्सी होती है, उसको दो साइड से लोग खींचते हैं तो वो रस्सी उधर ही शिफ्ट हो जाती है जिधर जो है फोर्स ज़्यादा होता है, तो क्योंकि वो जो है नेट फोर्स को शो कर रहा है यहाँ पे, तो नेट फोर्स जो है दोस्तों ये है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल केस है। ठीक है, तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि नेट फोर्स जो है इस पार्टिकल पर दोस्तों, अगर आप और अच्छे से समझना चाहो इसको तो आप लिखिए यहाँ पर ए, ठीक है, बराबर बी। तो इस केस में दोस्तों आर बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, आर बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आप एज्यूम करिए कोई बंदा है और यहाँ पर आप एज्यूम करिए कोई बंदा है, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, इसको अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, और दोनों ही बंदे जो है दोस्तों सेम एक ही तरह से पावरफुल हैं, दोनों की जो कैपेसिटी है वर्क काम करने की वो सेम है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है ये अपनी जगह पर रहेगा क्योंकि इसमें नेट फोर्स 0 है। ठीक है, तो ये जो है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों हमने इसको एक्सप्रेस किया है। ठीक है, और इसकी बहुत सी और भी कैलकुलेशंस हैं इसमें दोस्तों, बहुत सारे और भी केसेस हैं, और जैसे बी वेक्टर जो अगर इधर ही काम कर रहा हो तो मैक्सिमम उसमें जो है डिस्प्लेसमेंट आएगा और मैक्सिमम इसका जो है रिजल्टेंट होगा, तो उसमें cos 0 1 हो जाएगा। तो इस तरह के और भी केसेस हैं, उन्हें हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू।